हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। अब मैं आपके सामने एक यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ जिसका नाम है हमारे पास क्या, वर्क डन, है ना। वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में हमने पीछे पढ़ा, तो अब हम लेके आए हैं आपके सामने नया यूनिट जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशन क्या होता है, ओके। और इसका कंसेप्ट जो है याद रखें, सबसे पहले न्यूटन ने इसका कंसेप्ट बताया है, ओके। तुम लोग जानते हैं न्यूटन का नाम आप लोगों ने सबने सुना है कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रेविटेशन का कंसेप्ट हम लोगों को समझाया है। सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं समझाया है बल्कि बाकी चीजें भी इन्होंने समझाई हुई है, लेकिन एज पर क्लास 11 इतना आप याद रखिएगा कि ग्रेविटेशन का कंसेप्ट किसने बताया है? न्यूटन ने बताया है। हो गई दिमाग में ये बात, बैठ गई भाई? शाबाश बोलो, यस। उसके बाद हमें समझना है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज ग्रेविटेशन, बात आई समझ। तो थोड़ा सा अगर हम देखेंगे ना, न्यूटन ने क्या कहा कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना वो एक दूसरे के साथ फोर्स लगाते हैं। जिस तरह से मेरे पास ये मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, क्या इन दोनों में भी फोर्स लगती है? आंसर है यस, फोर्स लगती है। और कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। बात आई समझ। अब आप पूछोगे कि सर दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट आउटर स्पेस में हो, क्या वो सभी फोर्स लगाते हैं? तो न्यूटन ने कहा ये सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एक पेड़ दूसरे पेड़ को फोर्स लगाता है? आंसर है यस। क्या एक स्टोन दूसरे स्टोन को फोर्स लगाता है? आंसर है यस, लगाता है। कौन सी फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब क्वेश्चन है क्यों लगाते हैं? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना भाई, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता है। और मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बात आई समझ। मुझे बताओ, क्या इस मार्कर के पास कुछ मास होगा? आंसर है यस, होगा सर। क्या इसके पास मास होगा? आंसर है यस, इसके पास भी मास है। तो मास के कारण दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट में एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। बात आई समझ। तो याद रखिएगा, चाहे हम बात करते हैं ऑन द अर्थ, चाहे हम बात करते हैं आउटर स्पेस, प्लैनेट्स की अगर आप बात करोगे, आप लोग देख रहे हो कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। अगर ये प्लैनेट्स घूमते हैं अर्थ के इर्द, ये सन के इर्द गिर्द, हमारे अर्थ भी घूमती है सन के इर्द गिर्द, तो क्यों घूमती है? कौन है चलाने वाला? क्योंकि सन के पास ही मास है, प्लैनेट्स के पास ही मास है। तो इन मास के कारण, मास है इनके पास, उसकी वजह से कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो न्यूटन ने हमें इसी चीज को समझाया है कि आप लोगों को यह बात पहले समझ होनी चाहिए कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उन सब के पास क्या होता है? मास होता है। और मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट्स में जो फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तुमसे कोई पूछे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, आप कहेगा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें एक फोर्स लगती है, जिसे हम कहते हैं कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपसे कोई पूछेगा क्यों लगती है, आप कहेगा बिकॉज ऑफ मास, क्योंकि उनके पास मास है, तो मास के कारण जो फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ओके। तो डेफिनेशन में भी यही लिखा है मैंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिर्फ अट्रैक्ट कर। देखो अर्थ, जिस तरह से अगर मैं इस मार्कर को क्या करता हूं, छोड़ दूंगा, तो बताओ ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अर्थ ने इसको नीचे लिया। अब आप पूछेगा सर अर्थ ने इसको क्यों खींचा? क्योंकि अर्थ के पास भी मास है और इसके पास भी मास है, और मास के कारण दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या लगती है? फोर्स लगती है। बात आई समझ। तो इसी बात को नोट रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ किन ऑब्जेक्ट्स में लगती है? जिनके पास कुछ मास होता है। जिस तरह से आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने बैलून को गैस भरी, हवा भरी, हाइड्रोजन गैस आपने बैलून में भर दी, और बैलून को आप छोड़ दो, बैलून नीचे नहीं जाएगा, कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मास क्या है? बहुत कम है, और अर्थ के सामने वो कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन गैस, बैलून का मास कुछ भी नहीं है अर्थ के सामने, इसलिए अर्थ ने उसको फोर्स नहीं लगाई। अर्थ ने इसको कहां भेजा? ऊपर की ओर भेजा।
बात आई समझ? उसको ग्रेविटी नहीं लगी, क्यों? क्योंकि अर्थ किसको फोर्स लगाएगी, या दूसरा ऑब्जेक्ट किसको फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी के कारण। मतलब ग्रेविटी किन में लगती है बताओ शाबाश? जिनमें कुछ मास होता है, जिनमें कुछ मास होता है। इसीलिए बैलून कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, क्योंकि बैलून के अंदर जो गैस होती है उसका मास कम होता है और अर्थ के सामने वो बहुत छोटा मास है, अर्थ उसको फोर्स नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि अर्थ उसी को फोर्स लगाएगी जिसके पास कुछ मास होता है। ओके, इसलिए हम लोग ने क्या कहा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, किसी भी दो बॉडीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है उसे हम लोग कहते हैं कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद कंसेप्ट वाज गिवन बाय न्यूटन। उसके बाद आपको क्या समझना है? उसके बाद आप लोगों को समझना है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बात आई समझ? तो इस बात को नोट रखिएगा। सबसे पहले क्या, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये अर्थ है ना, क्या है भाई बोलो? अर्थ। और यहाँ पर कोई एक छोटा सा मास है, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है मैंने यहाँ पर, समझ लो ये मेरे हाथ में एक स्टोन है और ये हमारे हाथ में अर्थ है। तो अर्थ जो इसको फोर्स लगाएगा ना इस ऑब्जेक्ट को नीचे के लिए, जो अर्थ इसको फोर्स लगाएगी नीचे के लिए ना, तो वो फोर्स कहां से लगती है? हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ से लगती है। आप ये नहीं समझना कि सिर्फ अर्थ लगाती है सेंटर से फोर्स, नो। जो भी ऑब्जेक्ट जिनके पास कुछ मास होता है वो हमेशा कहां से फोर्स लगाता है? सेंटर से फोर्स लगाता है। जिस तरह से अगर हमारे पास ये अर्थ है ना, अर्थ, तो अर्थ का सेंटर ये रहा, तो जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, वो हमेशा कहां से लगती है? सेंटर ऑफ द अर्थ से लगती है। या अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ को ऊपर की तरफ खींच रहा है तो हमेशा कहां से फोर्स लगाता है? सेंटर से लगाता है। अब दूसरी बात, ये हमारे पास है एक मार्कर बड़ा है और एक छोटा है, इसका टॉप है। मुझे बताओ क्या इन दोनों में इस टाइम फोर्स लगती होगी ग्रेविटेशनल फोर्स? सोचो शाबाश, लगती है। क्यों? क्योंकि इसके पास ही मास है और इसके पास ही मास है, तो मास इन दोनों के पास है और मास की वजह से इन दोनों में कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब आप कह रहे हो सर क्या ये बड़ा वाला मार्कर इसको अपनी तरफ फोर्स लगाता है? क्या ये भी इसको अपनी तरफ फोर्स लगाता है? आंसर है यस, ये भी इसको अपनी तरफ फोर्स लगाता है और ये भी इसको अपनी तरफ फोर्स लगाता है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर ये आपस में फोर्स लगाते हैं तो ये आपस में फिर कोलिजन क्यों नहीं करते हैं? तो याद रखो इस चीज को, इन दोनों में फोर्स लगती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक फोर्स होती है जो कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स को कोलाइड नहीं कर सकती है। जिस तरह से हमारा एक मकान है और दूसरा कोई मकान है, बात आई समझ? हमारे घर में जो ईंट लगी हुई है, जो स्टोन लगे हुए हैं, उनके पास भी कुछ मास है, और जो आपके नाइबर्स हैं उनका घर, उनके पास भी ईंट लगी हुई है, तो दो मकान के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। अब ये दो मकान क्यों नहीं टकराते हैं? क्योंकि इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए वेरी वीक फोर्स, ये बहुत वीक फोर्स होती है लेकिन लगती है। न्यूटन ने क्या बताया? ये फोर्स लगती है। जिस तरह से जो हेवनली बॉडीज होती है उनमें ये चीज हमें दिखती है, जिस तरह से अर्थ रिवॉल्व करती है हाँ सन के इर्द गिर्द, एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, तो क्यों उनको कौन वहां चलाता है? उनको वहां ग्रेविटेशनल फोर्स चलाती है, क्योंकि वो एक हेवनली बॉडीज है, वो बड़ी बड़ी बॉडीज है, उनके पास मास ज्यादा है, तो उनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है? ज्यादा होती है। ओके, तो इस चीज को नोट रखिएगा। सबसे पहले आपने समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है एक सेंट्रल फोर्स होती है, सेंटर से लगती है। उसके बाद इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स ओनली, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, ये कभी रिपेल नहीं करती है। क्या आपने कभी देखा कि अर्थ किसी को रिपेल करती है? नो। ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज ओनली ए अट्रैक्टिव फोर्स। बताइए समझ, इस चीज को भी याद रखिएगा। उसके बाद इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? जो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल फोर्स, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर हम, जैसे आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, है ना, अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो मतलब सर्च करिएगा कंजर्वेटिव फोर्स मेरे नाम पे चैनल पे, तो वहां पर आपको निकल जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आपको मैं क्या कहूँ कि इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये चीज जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, ये हम आगे समझेंगे, लेकिन इतना पहले याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती। भाई थर्ड लॉ तो पढ़ा है आप लोगों ने, क्या कि अगर शाबाश देखो,
क्या अगर ये इसको फोर्स लगाता है तो ये भी इसको क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इट इज न्यूटन थर्ड लॉ, मतलब इन दोनों में फोर्स। आपने कहने का सिर्फ ये इसको फोर्स लगाएगा, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट लगा फोर्स लगाएगा, ये भी इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये भी इसको अपनी तरफ फोर्स लगाता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। अगर ये इस पर एक्शन करता है वो वहां से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ओके, तो आपने समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। चाहे बॉडी कितनी छोटी हो, चाहे बॉडी कितनी बड़ी हो, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। तो ये साइज पर या मास पर डिपेंड नहीं करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। मिसाल के तौर पर सुनो, अगर इन दोनों, ये है हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स, बताओ क्या इनमें फोर्स लगती है? आंसर है यस लगती है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। पता ही समझ। अब अगर मैं इनके बीच में एक तीसरी बॉडी को रखता हूं तो बताओ क्या इन दोनों की फोर्सेस में कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है नो। ये इसको फोर्स लगाएगा, ये भी इसको फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर हमने इनके सामने कोई दूसरी बॉडी लाई तो याद रखना इन दोनों फोर्सेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तब भी ग्रेविटी लगाएंगे, ये तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। यहां पर मुझे एक और शब्द याद आया। देखो, एक होता है ग्रेविटेशन और एक होता है ग्रेविटी। एक होता है शाबाश, एक होता है ग्रेविटेशन और दूसरा होता है शाबाश क्या, ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? बताइए समझ। तो याद रखना इस चीज को, ग्रेविटी एक फोर्स होती है जो अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में, जिस तरह से ये मार्कर है और ये नीचे अर्थ है, तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। सिंपल, क्या कहते हैं, ग्रेविटी। लेकिन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में, चाहे जिस तरह ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ नहीं बल्कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगती है ना, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडीज में हो सकती है, लेकिन ग्रेविटी किन में होती है, अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो इस बात को नोट रखेगा। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा पूरा यूनिवर्स स्टेबल है। मतलब दिन और रात अगर बनते हैं तो ग्रेविटी के कारण बनते हैं। हमारा पेड़ अगर खड़ा है इस ज़मीन पे तो ग्रेविटी की वजह से अर्थ उसको पकड़ के रखती है ना। हमारा मकान अगर खड़ा है, हमारा पूरा एटमॉस्फेयर अगर स्टेबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बात आई समझ। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें आगे समझना है। इसमें न्यूटन ने बहुत सारे लॉज़ बताए हैं, तो वो सारे हमें लॉज़ को समझना है। बात आई समझ। तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आज आपका हो गया इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करनी है, तो इसको आप अपने रफ कॉपी पर लिखिएगा और बाकी हम कल स्टार्ट करते हैं। इसके अगला वाला टॉपिक होगा हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, और मैं आपको बाकी चीज़ें भी कल बताऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद ये चैनल्स जो है कृपया करके अपने मतलब फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, ताकि ये चैनल्स सभी बच्चों में मतलब आ जाए, मतलब सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं इस लेक्चर्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करो। और होप ये चीज़ आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो बाकी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।